हेलो भाइयों, मैं हूं आपका अपना निहाल सिंह। इंस्टाग्राम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब है, जो कि इतिहास की है। समाज विज्ञान इतिहास की है ये बुक। और इससे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की इतिहास का पाठ्यक्रम, जो कि एमपी पीएससी, एमपीएसआई, यूपीएससी या फिर कोई भी लोकल एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत। ये पहला चैप्टर यहाँ से शुरुआत होती है कक्षा 6 की। ये एनसीईआरटी की बुक है। चलिए पहला चैप्टर खोलते हैं अपन। पहला पेज, अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये है राशिदा का सवाल। जी, राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या फिर याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह मैसेज कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों और संगीतकारों या वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जान सकते हैं, में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा घाटी का पता लगाओ। तो मानचित्र 1 में अपन नर्मदा घाटी का पता लगाएंगे। भाइयों, ये है मानचित्र। इसमें अपन को पता लगाना है नर्मदा घाटी का। तो नर्मदा घाटी का पता लगाएंगे अपन। तो नर्मदा घाटी ये है, ये वाला एरिया है, ये है नर्मदा घाटी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट है, ये नर्मदा घाटी वाला एरिया है मध्य प्रदेश में। तो ये है अपनी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, ठीक है। मानचित्र 1 था और पृष्ठ क्रमांक 2 था। मैं नर्मदा घाटी का पता लगाओ। कई लाख पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये शब्द किया गया आखेट। आखेट, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है। आखेट कुछ नहीं है, आखेट शिकार के लिए एक शब्द है, आखेट। ओके। आखेट भी किया करते थे या फिर शिकार किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेपान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। किसका लगाना है अपन को। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये है अपनी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं भाइयों। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में। तो ये देखिए, ये वाला एरिया है, ये पॉइंट किरथर की है, ये वाला पॉइंट है सुलेमान की पहाड़ी। तो ये हैं किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। तो विंध्य पहाड़ी का पता लगाएंगे तो अपन यहाँ से सीधा चलेंगे मैप के अंदर। मैप के अंदर गारो खासी जयंतियाँ ये हैं अपनी उत्तर पूर्व में, ये है गारो। और विंध्य पर्वत ये है विंध्य, ये वाला क्षेत्र है विंध्य। ये जो पॉइंट रखा है ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में आती हैं। ये मध्य प्रदेश में हैं विंध्य की पहाड़ियाँ। तो ये अपनी विंध्य की पहाड़ियाँ, ये हैं गारो अपनी गारो खासी जयंतियाँ, ये अपनी नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि पूर्व उत्तर में हैं। तो चलिए अब क्या कह रहा है अपन से।
पहाड़ियों का पता लगाओ। मध्य भारत ये अपना था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, यानी कि विंध्य के ऊपर की साइड स्थित हैं, विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ये पूरा मैप है। ये मैप आप पूरा देख सकते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें झेलम, चिनाब, ये सिंधु घाटी से सिंधु नदी है जो कि यहाँ से तिब्बत से निकलती है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, क्योंकि ये आगे आपको कहीं ना कहीं काम देने वाली हैं। तो यही है। ये यहाँ पर श्रीलंका, हिंद महासागर, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ये म्यांमार ऊपर, ये वाला एरिया नेपाल, हिमालय से ऊपर नेपाल, ये भूटान, ये वाला एरिया भूटान, ये नेपाल, और यहाँ पे म्यांमार, और ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान, और ये ऊपर अफ़गानिस्तान। ये पूरी सिंधु नदी है। और ये अपना अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा, और ये कावेरी, कोन्नार, और पूर्वी तट, पश्चिमी तट है ये, और ये बिंद की पहाड़ियाँ, ये चंबल नदी, गंगा नदी, सतपुड़ा, ताप्ती, महानदी, गंगा नदी। तो ये सब, ये पूरा मैप है जो कि आप एक बार समझ जाएं, क्योंकि आगे इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है अपन को। तो आप लोगों ने ये मैप को अच्छी तरीके से रीडिंग कर लिया होगा। नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एटलस में से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मानचित्र में दक्षिण एशिया ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण एशिया, क्योंकि अपन नीचे की साइड हैं। एशिया में अपन नीचे की साइड हैं, तो अपन एशिया के दक्षिण में हैं। तो ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप में अपना ये पूरा क्षेत्र है, इसी उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, या उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब चलिए अपन फिर से वहीं पे चलते हैं। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। तो भाइयों, ये है अपनी गंगा, और ये है सोन, ये है गंगा नदी। सोन मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकलती है, और गंगा नदी गोमुख से, उत्तराखंड से निकलती है। तो ये मैंने जो पॉइंट लगे हुए हैं, ये गंगा नदी और ये नीचे सोन नदी है। तो चलिए, ये अपना हो गया कि गंगा और सोन कहाँ पे हैं। तो चलिए, गंगा और सोन नदी का अपन को पता चल गया है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान का बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान और नदियों के कारण, क्योंकि नदियों को तैरना, समुद्रों को पार करना, रेगिस्तान में सूखे में पानी तो होता नहीं था, पहाड़ियों की चढ़ाई, पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत जिन पे हमेशा बर्फ़ लदी रहती है, अभी भी जोखिम भरी होती है। पहले तो और ज़्यादा जोखिम भरी हुई, अब तो अपने पास काफ़ी इक्विपमेंट हैं, काफ़ी औजार हैं, पहले इतने औजार नहीं थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में
काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। एक बार फिर से अपन मानचित्र एक को देखेंगे। ये रहा अपना मानचित्र, पूरा इंडिया का मैप है, देख लिया है अपन ने। और देखने के बाद अपन फिर एक देखो, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो अपनी एटलस हो आपके पास, तो उसमें ईरान और यूनान का पता लगाओ। वहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। एक तो जरिया ये है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वायु ये भोजपत्र है, काफ़ी पुराना है। जैसे कुछ लोगों के घर पे होगा जो पुराने कोई कागज़ हैं, उन पर लिखा होगा। मेरे पास तो है ये, तो मैंने तो देखा है, लेकिन ये भोजपत्र है। काफ़ी जगहों पर मिलता है। कोई पुराना कागज़ ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ या पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कितने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों
के विवरण उत्तीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जो हार जीत थी उसका लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था, जो अशोक ने बनवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये है अभिलेख। ये आप लोग देख सकते हैं। ये पत्थर पर लिखी गई जो ईरानी भाषा में लिखी गई है। पत्थर पर लिखा हुआ एक शिलालेख है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। क्या है कि ऐसे पत्थरों पर जब लिख देते थे तो वो क्या है कि कई सालों तक चलते थे। इनको मिटाना इतना आसान नहीं था। कौन पत्थरों को फोड़े तो इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर भी जो थे शासक वो फोड़ दिया करते थे। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए, ये कुछ जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं जो अवशेष पुराने, ये घड़ा है ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। पता नहीं ये क्या है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई पत्थर है, उस पर कोई डिजाइनिंग सी की गई है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। मतलब ये चांदी का सिक्का है जी। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से एक सिक्का कैसे भिन्न है? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया है। ऐसा इस तथ्य को और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। और उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो आज भी नहीं रखते हैं, पहले भी नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी या बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म दिवस से वर्ष की गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष यानी कि 1 जनवरी जो ईसा मसीह का बर्थडे है या जन्मदिन है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले, ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक से हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखी जाती है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अन्यत्र, जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। PTULMIS KLIOPDTRA क्या है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं द्वारा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया, देखिए एल के लिए शेर, देख लीजिए आप, एल के लिए
शेर और ए के लिए चिड़िया। यहाँ पे भी एल के लिए शेर और ए के लिए चिड़िया बनाई गई है। तो आगे चलते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार और स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: कृषि का आरंभ 800 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आओ याद करें। निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य, मगध आखेट तथा संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ 2500 नगर में आईं और इसकी नदियाँ आरंभिक कृषि, गंगा घाटी प्रथम नगर। तो ये सभी आपके लिए प्रश्न हैं। पांडुलिपि अभिलेखों को अंतर बताओ। आओ चर्चा करें। राशिदा के प्रश्न। तो ये सभी आपके लिए प्रश्न हैं जो कि आपको ध्यान में